हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की आज हम लोग एक डीपीपी और करेंगे। और आज हम मिला जुला नहीं, एक स्पेशलाइज टॉपिक लेके आए हैं जो बच्चों को अक्सर कम समझ में आता है, वो है फंजाई। आज हम लोग बात करेंगे कवक के क्वेश्चंस की। जनरली इसमें लर्निंग क्वेश्चन होते हैं, कुछ जगह पर आपको समझना भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। सबसे कम, सबसे सटीक से और सिलेक्शन नीट जो एमसीक्यू करेगा वो डॉक्टर बनेगा। इसके साथ आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फंजाई शो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्पोर एक्सेप्ट। कवक निम्नलिखित बीजाणुओं को छोड़ करके सभी द्वारा अलैंगिक प्रजनन दिखाते हैं। आपके ऑप्शन हैं कोनिडिया, oospore, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। कौन सा स्पोर ऐसा है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है? देखो बेटा, यहां पर कोनिडिया की अगर बात करें तो कोनिडिया एस्कोस्पोर में पाया जाता है, सॉरी एस्कोमाइसिटीज में पाया जाता है। एस्कोमाइसिटीज का सदस्य है। अब अगर हम स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर की बात करें तो ये फाइकोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। ये दोनों, ये किस में पाए जाते हैं? फाइकोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। तो बेटा oospore जो है वो किसी भी फंजाई में नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेटा oospore। जनरली oospore जो होता है वो किसी भी, चाहे वो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज हो, बेसिडोमाइसिटीज हो या ड्यूटेरोमाइसिटीज हो, किसी में भी oospore असेक्सुअल स्पोर की तरह नहीं होता है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग आज के दूसरे क्वेश्चन पर। तो आज का दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई इज बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट oospore, एस्कोस्पोर, जूस्पोर और बेसिडियोस्पोर। फंजाई में लैंगिक प्रजनन निम्न में से सभी के द्वारा होता है सिवाय एक के। देखिए oospores, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, ये तीनों जो हैं, ये तीनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनते हैं। कौन कौन से बताए मैंने? एक तो मैंने बताया आपको यहां पर oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। ये कब बनते हैं बेटा? ये बनते हैं सेक्सुअल में। अब बच रहा हमारा जूस्पोर। तो जूस्पोर अभी अभी हमने आपको बताया था कि फाइकोमाइसिटीज में असेक्सुअल बॉडी है, असेक्सुअल स्पोर होते हैं। तो इसका सही आंसर बेटा यहां पर होगा जूस्पोर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अब। और अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बिलो द करेक्टली अप्लाइड टू द किंगडम फंजाई। नीचे दिए गए सभी कथनों का चयन करें जो कवक जगत पर सही ढंग से लागू होते हैं। इसमें से पहला ऑप्शन है, कुछ कवक पौधों के साथ लाभकारी अंतर संबंध बनाते हैं। कुछ कवक एंटीबायोटिक दवाओं के प्राकृतिक स्रोत हैं। कवक जीवन चक्र में आमतौर पर एक बीजाणु चरण शामिल होता है। और चौथा ऑप्शन आपका है सभी, यानी ऑल ऑफ द। चलिए डिस्कस करते हैं इस पर। अब अगर डिस्कशन की बात करें तो
यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बेटा इसकी, तो सम फंजाई फॉर्म बेनिफिशियल इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट। आपको बताया गया था कि लाइकेन और माइकोराइजा, ये दोनों जो होते हैं, ये जब कवक एल्गी के साथ अंतर संबंध बनाता है, इंटर रिलेशनशिप करता है, तो लाइकेन बनाता है, ये भी बेनिफिशियल है। और जब माइकोराइजा बनाता है तो भी बेनिफिशियल है, जैसे कि पाइनस के रूट में माइकोराइजा बनाता है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही लग रही है हमको, तो आपको भी सही लगनी चाहिए। दूसरा था सर्टेन फंजाई आर नेचुरल सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। पेंसिलिन का नाम आपने सुना होगा। तो पेंसिलियम एक कवक होता है जिसका नाम है पेनिसिलियम। इस पेनिसिलियम के द्वारा पेंसिलिन नाम का एंटीबायोटिक्स प्राप्त होता है। तो ये वाली बात भी बेटा बिल्कुल सही है। अब बात करें द फंगल लाइफ साइकिल टिपिकली इंक्लूड ए स्पोर स्टोर। सभी में कोई ना कोई स्पोर बनता है, चाहे वो फाइकोमाइसिटीज की बात हो, एस्ट्रोमाइसिटीज की बात हो, बेसिडियोमाइसिटीज की बात हो, या ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात हो। तो यहां पर बेटा सही आंसर होगा आला। बिल्कुल सही आंसर था आला। सभी कथन कवकों के लिए या फंजाई के लिए एकदम करेक्ट है। तो चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फंजाई आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। कवकों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? कवकों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। देखो ये एक लर्निंग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइनें हैं बेटा ये, और हम चाहते हैं कि आप एनसीईआरटी की लाइनों को लाइन टू लाइन पढ़ें। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम से मतलब यहाँ पर ये है कि सेप्टेट है, असेप्टेट है, सिनोसिटिक है, मल्टीन्यूक्लिएटेड है, सिनोसाइटिक, या मोनोन्यूक्लिएटेड है, सेप्टेट है। तो इसको बेसिस बनाया गया। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, एस्कोकार्प बना, बेसिडियोकार्प बना, तो इसको भी बेटा बेसिस बनाया गया। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, जो स्पोर बन रहा है, एपेलो स्पोर बन रहा है, कुनिडिया बन रहा है, एस्को स्पोर बन रहा है, बेसिडियो स्पोर बन रहा है, इन सभी को बेसिस बना करके इसे क्लासिफाइड किया गया। तो बेटा एक बार फिर से इसका सही आंसर होगा 4 यानी आला। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चंस की, बिल्कुल टाइम को बिना बर्बाद किए। बच्चों हम बार बार कहते हैं कि अगर आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन एज ए क्वेश्चन बेसिस यानी एमसीक्यू के आधार पर कर लोगे तो आपका कोई क्वेश्चन नीट में नहीं फंसेगा। तो अगला क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। डाइकैरियन फॉर्मेशन इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल फंजाई, फाइकोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज, ओनली बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। हिंदी में सभी कवक, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, केवल बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। एनसीईआरटी कहती है, देखो यहां पर जो बात की जा रही डाइकैरियोटिक फेस, तो डाइकैरियोटिक फेस जानने के लिए हमारा इससे रिलेटेड फंजाई का वीडियो जरूर देखें, पड़ा हुआ है। डाइकैरियोटिक फेस में क्या होता है कि प्रोटोप्लास्ट, दो हैप्लॉइड हाइफी का प्रोटोप्लास्ट आपस में जुड़ता है। अब जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर कि इस तरीके से एक फंजाई ये है और दूसरी फंजाई इस तरीके से कॉन्जुगेशनल ट्यूब बनाते हुए इस तरीके से ऐसे जुड़ जाती है, ऐसे जुड़ जाती है। अब दोनों का प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन होता है और उसके बाद इस प्रकार से दो केंद्रक वाली रचना बनती है जिसको हम डाइकैरियोटिक फेस कहते हैं। तो ये करेक्टर जो डाइकैरियोटिक फेस है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज बोथ, इसका सही आंसर बेटा हो जाएगा 4। चलिए बात करते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की। आपको परेशानी ना हो इसलिए हटा दिया मैंने इसको, और सही टिक यहाँ पर लगा देते हैं।
इस तरीके से, ताकि बाद में भी आप क्वेश्चन को देख सकें। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, सिनोसाइटिक मल्टी न्यूक्लिएट एंड ब्रांच माइसीलियम हैबिटाट इज फाउंड इन बेसिडियोमाइसीटीज, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज एंड ड्यूटेरोमाइसीटीज। देखो यहाँ पर सिनोसाइटिक मल्टी न्यूक्लिएट और शाखित माइसीलियम आदत पाई जाती है, बेसिडियोमाइसीटीज, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज। बेटा एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जो एस्कोमाइसीटीज है वो सबसे पहला क्लास है, फंजाई का सबसे पहला क्लास है। और इसमें एक बात आप ध्यान रखना, देखो ये बार बार जो सिनोसाइटिक आता है, सिनोसाइटिक का मतलब ये होता है कि जैसे ये कोई फंगस है, इसमें कोई भी सेप्टम नहीं होता है, बिना किसी सेप्टम के कई सारी ऐसे न्यूक्लियस इसके अंदर पाए जाते हैं। और जब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है बिना किसी पार्टीशन या सेप्टम के, तो इसको हम बोलते हैं सिनोसाइटिक। सिनो का मतलब यहाँ पर और साइटिक, कई सारी सेल्स जुड़ी हैं लेकिन बिना किसी पार्टीशन के, बिना किसी वॉल फॉर्मेशन के, इसलिए इसको सिनोसाइटिक कहते हैं। और ये बहुत ही बेसिक और इनिशियल कैरेक्टर है, इसलिए सबसे पहले क्लास में रखा गया और सबसे पहला क्लास था हमारा एस्कोमाइसीटीज। तो चलिए बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन फाइकोमाइसीटीज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाई, तो ठीक है, एनसीईआरटी ने बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि एस्कोमाइसीटीज के अंतर्गत जो एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, जो एसेक्सुअल बॉडी बनती हैं, वो एसेक्सुअल बॉडी होती है। एक तो जू स्पोर बेटा बनता है और दूसरा एपेल्नो स्पोर बनता है, दोनों ही बनते हैं। तो इसका सही आंसर है बेटा बोथ, यानी थर्ड, इसका थर्ड आंसर सही है। अकेले अकेले आ जाए तो जू स्पोर और ये भी सही है, तो इनको दोनों को हटा देते हैं हम लोग इस तरीके से। सही आंसर ये। अब देखो दोनों में अंतर क्या है बेटा, जब जू स्पोर बनता है तो जू स्पोर हमेशा इस तरीके से ऐसे, इसके ऊपर ये फ्लैजिलम पाए जाएंगे तो इसको जू स्पोर बोल देंगे। और अगर ये पतली भित्ति वाले ऐसे इस प्रकार से स्पोर बनते हैं, थिन वॉल, तो बेटा इनको हम लोग बोलते हैं एप्लेनो स्पोर। क्लियर हुआ? चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर आर प्रोड्यूस इंडोजियसनली। निम्नलिखित में कौन से बीजाणु अंतर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं? कौन से बीजाणु अंतर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं? देखो अंतर्जात का जो मतलब है वो मतलब ये होता है कि जब कोई स्पोर इस प्रकार से स्पोरेंजियम के अंदर पैदा होते हैं, ये स्पोरेंजियम है, इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का मतलब बेटा होता है, स्पोरेंजियम का मतलब बीजाणुधानी के अंदर जब बने, तो जब बीजाणुधानी के अंदर बनते तो इसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर अंतर्जात या इंडोजियसनली। और इंडोजियसनली हमेशा ध्यान रखें बेटा, इंडोजियसनली हमेशा बनते हैं एपेल्नो स्पोर और जू स्पोर। राइट, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, फाइकोमाइसीटीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाई। एनसीईआरटी की लाइन है, इन फाइकोमाइसीटीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाई आइसोगेमी एंड एनाइसोगेमी, आइसोगेमी एंड ऊगेमी, आइसोगेमी एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी, ऊगेमी एंड एनाइसोगेमी। देखिए इसका बिल्कुल आप एनसीईआरटी बुक खोल करके देखेंगे और फाइकोमाइसीटीज क्लास को जैसे पढ़ेंगे एक लाइन आएगी। क्या लाइन आएगी उसमें? लाइन सीधे सीधे आएगी कि फाइकोमाइसीटीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाई आइसोगेमी एंड एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी, तीनों तरीके से बच्चों पाया जाता है। मैंने पहले भी कहा कि फंजाई ज़्यादातर लर्निंग होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स और रिप्रोडक्शन से ही ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फाइकोमाइसीटीज एक्सेप्ट पेनिसिलियम, राइजोपस, म्यूकर और एल्ब्यूगो। देखो फाइकोमाइसीटीज के अंतर्गत कौन कौन आएगा? फाइकोमाइसीटीज के अंतर्गत आता है म्यूकर और राइजोपस और एल्ब्यूगो। कौन कौन बताया मैंने आपको बताया बेटा, म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो, ये आते हैं
फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत। अब बात करें अगर पेनिसिलियम की, तो पेनिसिलियम जो होता है वो एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है। इसको हमेशा ध्यान रखें, ये आता है एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत। यहां पे लिख देते हैं, ये आता है बेटा एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। यहां पर हम लोग म्यूकर और राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहते हैं, आपकी एनसीईआरटी कह रही ब्रेड मोल्ड रोटी का कवक कहते हैं। इसी प्रकार एल्ब्यूगो को हम पैरासाइट इन मस्टर्ड, ये सरसों के पौधे में परजीवी के रूप में पाया जाता है और व्हाइट रस्ट नाम की डिजीज को स्प्रेड करता है, कास्ट करता है। क्लियर हुआ? तो पेनिसिलियम इसमें नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन के आधार पर इसका जो सही आंसर है वो होगा बेटा पहला। इसका सही आंसर है पेनिसिलियम, इसका नहीं है, क्योंकि पेनिसिलियम किसका है? पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटीज का है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासाइट ऑन मस्टर्ड? वही क्वेश्चन दोबारा लौट के आ गया कि इनमें से मस्टर्ड प्लांट पर कौन सा पाया जाता है? एल्ब्यूगो कैंडिडा। क्या नाम बताया बेटा मैंने पूरा इसका? एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा जो होता है वो मस्टर्ड के प्लांट पर, सरसों के पौधे पर क्या होता है? परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा एल्ब्यूगो कैंडिडा। चलिए बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। अब अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए यहां पर, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडिबल एस्कोमाइसिटीज डिलेसिस? निम्नलिखित में कौन सा खाने योग्य एस्कोमाइसिटीज के व्यंजन है? मॉरल्स एंड मशरूम, टफल्स एंड टोडस्टूल, मॉरल्स एंड टफल्स, पफ बॉल एंड मशरूम। हिंदी में वही चीज लिखी हुई है, मॉरल्स और मशरूम, टफल्स एंड टोडस्टूल्स। केवल ये ध्यान दीजिए हिंदी, निम्नलिखित में कौन सा खाने योग्य एस्कोमाइसिटीज के व्यंजन है, ये यहाँ पर ध्यान देना। देखो पहला ऑप्शन यहाँ पर जो जा रहा है कि मॉरल्स और मशरूम, यह सही हो सकता था, लेकिन सही इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि यहाँ पर देखो मशरूम जो है, मशरूम किसका है? मशरूम बेटा यहाँ पर बेसिडियोमाइसिटीज का है, और पूछ किसके लिए रहा वो? एस्कोमाइसिटीज। तो इसके आधार पर देखिए तो मॉरल्स एंड टफल्स, एनसीईआरटी की लाइन से कि मॉरल्स एंड टफल्स इज द मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज और दे आर एडिबल, यानी खाने योग्य कवक होते हैं। तो सही आंसर बेटा हमारा इसका होगा थर्ड। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और कई बार ये नीट में पूछा ये जाता है, निम्नलिखित में किसका उपयोग जैव रासायनिक और आनुवंशिक कार्यों में बड़े पैमाने पर किया जाता है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ऑप्शन एक ही लिखे होंगे, एगेरिकस, अल्टरनेरिया, न्यूरोस्पोरा और म्यूकर। इसका सही आंसर बिल्कुल एज इट इज याद कर लेना, क्या? न्यूरोस्पोरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूरोस्पोरा एक कवक है जिसका प्रयोग हम आनुवंशिक कार्यों और रासायनिक गतिविधियों के अध्ययन के लिए करते हैं। न्यूरोस्पोरा के बारे में एक बात कही जाती है कि जो मेंडल ने जिस तरीके से मटर का प्रयोग किया था आनुवंशिक कार्यों के लिए, उसी प्रकार से कवकों का मटर ये है, बिल्कुल सेम हेरिडिटी एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम न्यूरोस्पोरा का यूज़ करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्कोमाइसिटीज इज द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स? एस्कोमाइसिटीज का कौन सा ऐसा मेंबर है जिससे हम एंटीबायोटिक्स को प्राप्त करते हैं या एंटीबायोटिक्स का स्रोत है? न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम, क्लेविसेप्स, नन ऑफ दीस। इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल अभी बताया था मैंने कि पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक कवक होता है जिससे हम पेनिसिलिन नाम की दवाई यानी एंटीबायोटिक्स प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलियम। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बेसिडियोमाइसिटीज इंक्लूड, बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत कौन कौन आता है? देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है एगेरिकस। इसके अलावा अस्टिलागो और पक्सिनिया, मशरूम, अस्टिलागो और पक्सिनिया।
ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? तीनों एग्जाम्पल बेटा हैं बेसिडियोमाइसीटीज के। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मशरूम, टोडस्टोल, पॉपबॉल एंड ब्रैकेट फंजाई, स्मट फंजाई एंड रस्ट फंजाई। हाँ, एक बात यहाँ पर और देखिए, पहले तो इसका आंसर देखो क्या है। इसका आंसर है थर्ड। अब थर्ड क्यों है इस पर बात करो कि अस्टिलागो को स्मट फंजाई और पक्सिनिया को रस्ट फंजाई कहते हैं। स्मट फंजाई जो होता है यानी अस्टिलागो मेज, व्हीट, बार्ले आदि पर परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो दोनों बातें एक ही हो गई। और अगेरिकस को हम मशरूम कहते हैं, एडिबल फंगस है, छतरी, सांप की डिग्री, ऐसे नामों से जानते हैं। तो बेटा इस तरीके से अगर देखें तो मशरूम, टोडस्टूल, पॉपबॉल्स और ब्रैकेट फंजाई, स्मट फंजाई, रस्ट फंजाई ऑल ऑफ बिलोंग टू बेसिडियोमाइसीटीज। तो चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन पैरासाइट बेसिडियोमाइसीटीज। देखो यहाँ पर बिल्कुल सीधी बात है, पक्सिनिया एंड अस्टिलागो। अभी अभी हमने आपको बताया इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में कि अस्टिलागो को हम स्मट फंजाई कहते हैं और पक्सिनिया ग्रैमनेरिस जिसका कि लाइफ साइकिल व्हीट में और बारबेरीज दो पौधों में कंप्लीट होता है, और अस्टिलागो जो होता है उसको स्मट फंजाई कहते हैं। ये पैरासाइट होता है मेज और व्हीट का। तो इसका सही आंसर है बेटा पक्सिनिया एंड अस्टिलागो। इसका सही आंसर हो जाएगा पक्सिनिया एंड अस्टिलागो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वेयर डज मियोसिस अकर्स इन मशरूम। बिल्कुल सही बात पूछी गई और बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। वेयर डज मियोसिस अकर्स इन मशरूम। बेसिडियोस्पोर, बेसिडियम, बेसिडियोकार्प और एस्कस मदर सेल्स। मशरूम में अर्धसूत्री कोश का विभाजन कहाँ होता है? देखो एक बात बता दें कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोमाइसीटीज की बात की जाए तो सबसे पहले क्या होता है? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद होता है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के बाद होता है डाइकैरियोटिक फेस, और डाइकैरियोटिक फेस के बाद क्या हो गया भाई? गैमेटोफाइट मेन होता है ना, गैमेटोफाइट मेन होता है। अब ये किस स्टेज में चला गया? स्पोरोफाइट में चला गया, 2n में चला गया, डिप्लॉयड में चला गया। अब इसमें मियोसिस का होना जरूरी है, क्योंकि अगर मियोसिस नहीं होगा तो फिर से हैप्लॉइड स्पोर नहीं बनेंगे। तो बात करते हैं कि ये होता कहाँ है। ये होता है बेटा बेसिडियम में। कहाँ पे होता है बेटा? बेसिडियम में होता है। कि वेयर डज मियोसिस अकर्स इन मशरूम। मशरूम में अर्धसूत्री कोश का विभाजन कहाँ होता है? बेसिडियम में होता है। तो चलिए बात करते हैं अब आज के अगले क्वेश्चन पर। प्लाज्मोगेमीन फंजाई इज द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट सेल्स एंड देयर न्यूक्ली एट वंस, टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, टू हैप्लॉइड गैमेट सेल्स, टू डिप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स विद न्यूक्लियाई। कवक में प्लाज्मोगेमी का संलयन है। देखो यहाँ पर अगर बात करें हम तो टू हैप्लॉइड गैमेट सेल्स एंड देयर न्यूक्ली एट वंस। प्लाज्मोगेमी का मतलब है केवल साइटोप्लाज्म का फ्यूजन। अब जैसे ही इसमें ये बात आ गई कि न्यूक्ली वाली बात आ गई, तो न्यूक्ली वाली बात यहाँ पर बेटा गलत हो रही है, क्योंकि न्यूक्ली का फ्यूजन कराओगे तो डाइकैरियोटिक फेस में चली जाएगी, इसको कैरियोगेमी बोलेंगे। तो ये वाली बात गलत है। अब बात हो रही है टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। फिर वही बात आ गई कि न्यूक्लियाइड यानी न्यूक्लियस या केंद्रक का जब फ्यूजन कराओगे तो केंद्रक का फ्यूजन कराने पर क्या हो जाएगा? फिर से ये बात गलत हो गई, क्योंकि केंद्रक का विभाजन, केंद्रक का फ्यूजन प्लाज्मोगेमी नहीं है, ये तो कैरियोगेमी है। अब तीसरी बात करें टू हैप्लॉइड गैमेट सेल्स। ये बिल्कुल बात सही है कि जब दो हैप्लॉइड सेल्स आपस में इस तरीके से फ्यूज होती हैं और उनके फ्यूजन के साथ अगर उनके केवल साइटोप्लाज्मिक सबस्टेंस आपस में मिलते हैं तो हम इसको कहते हैं प्लाज्मोगेमी। तो बेटा इसका जो थर्ड आंसर है वो बिल्कुल सही जा रहा है, थर्ड आंसर। क्लियर हुआ? दो अगुणित युग्मक कोशिकाओं का मिलन ही क्या कहलाता है? प्लाज्मोगेमी कहलाता है। तो चलिए बात करें जल्दी से अब अगले क्वेश्चन की। कैरियोगेमी इज, देखो कैरियोगेमी इज दो श्रृंखलाओं का संलयन, दो नाभिकों का संलयन, दो प्लाज्मा झिल्लियों का संलयन, ये सभी कैरियोगेमी। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है।
दो जीव द्रव्यों का मिलन, दो जीव द्रव्यों का मिलन, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा इसका आंसर होगा ऑल ऑफ। अब देखो क्यों होगा इस पर बात करो। कैरियोगैमी में देखो पहले तो क्या लिखा, टू प्रोटोप्लास्ट यानी जीव द्रव्यों का मिलन यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों का मिलना। दूसरा फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, बार बार मैं अभी कह रहा था केंद्रकों का मिलना कैरियोगैमी कहलाता है। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस होता है। और जब तक दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं मिलेंगी तब तक ये दोनों प्रोसेस हो ही नहीं सकते हैं यार, समझ गए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4। चलिए बात करते हैं आज के नए क्वेश्चन यानी अगले क्वेश्चन की। अब क्या बात करोगे भाई, अब बात ये कर लेते हैं कि मजा आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना। और क्या बात करें, क्योंकि हमारे ऑपरेटर महोदय ने क्या कह दिया कि थैंक यू, समझ गए। प्रैक्टिस करते रहें, हमसे मिलते रहें, लगातार डीपीपी करते रहें। हम बेटा इस सीरीज के अंतर्गत लगातार लाइन टू लाइन एनसीईआरटी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो जुड़े रहें राहुल सर बायो त्रिवेदी के साथ। बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं।